जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 21 रहेगी और अभी हम इस वीडियो के अंदर जो हम वो दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट टॉपिक रहने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है साथियों चोल साम्राज्य, राइट, चोल साम्राज्य और इसके अलावा हम जो है साथियों राष्ट्रकूट साम्राज्य को भी यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप जो है वो चोल साम्राज्य को देखेंगे तो अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे आप चोल साम्राज्य, राइट। सो हम जो है वो इसको डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आपको याद रखना है। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं हम उतना ही डेटा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, राइट। अगर हम चोल वंश के संस्थापक की बात करें, किसकी बात करें मेरे साथियों, हम अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है विजयालय चोल, राइट। क्या नाम है इनका? विजयालय चोल, राइट। सो ये जो है मेरे साथियों इस वंश के संस्थापक हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम इस वंश की राजधानी की बात कर ले, किसकी बात करें मेरे साथियों, अगर हम राजधानी की बात करें तो इस वंश की जो राजधानी है वो तंजौर है। क्या है? तंजौर, राइट, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हम विजयालय चोल की उपाधि की बात करें कि इन्होंने विजयालय चोल के बारे में अगर हम इनकी उपाधि की बात करें, किसकी बात करें? उपाधि की, ठीक है। तो देखिए इनकी जो उपाधि होती है मेरे साथी, इन्होंने जो है वो नर केसरी की उपाधि धारण कर रखी थी। किसकी उपाधि धारण कर रखी थी? नर केसरी की उपाधि इन्होंने जो है धारण कर रखी थी। इसके अलावा इन्होंने जो है वो निशुंभ सूदनी माता का मंदिर जो है वो बनवाया था। निशुंभ सूदनी माता का मंदिर इन्होंने जो है वो बनवाया था, ठीक है। क्लियर? तो ये दो चीज़ें आप विजयालय चोल के बारे में याद रख लेंगे। क्लियर है? ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें मेरे साथियों, तो हम अगर अगले राजा की बात करें, इनका नाम आदित्य प्रथम होता है। आदित्य प्रथम ये चोल राजा हैं। ये काफ़ी फेमस राजा रहेंगे चोलों के। और इनके बारे में अगर हम बात करें मेरे साथियों, इन्होंने जो है वो चोलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। चोलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया इन्होंने। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि चोलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाला राजा कौन सा है? तो आंसर होता है आपका आदित्य प्रथम, ठीक है। अगर हम इनकी उपाधि की बात करें मेरे साथियों कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी, तो उपाधि जो है इन्होंने कोदंड राम की उपाधि धारण कर रखी थी। कोदंड राम की उपाधि जो है वो इन्होंने धारण कर रखी थी। इसके पीछे कारण जो है वो बताया जाता है। कारण ये बताया जाता है कि इन्होंने जो है वो पल्लवों पर विजय पाई थी, ठीक है। कारण क्या है? पल्लवों पर विजय, राइट। ये रीजन बताया जाता है कोदंडराम की उपाधि धारण करने के पीछे का, ठीक है। क्लियर? आइए जरा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक युद्ध हुआ था। इसका युद्ध का नाम है तक्कोलम, राइट। क्या नाम है? तक्कोलम। ये एक युद्ध है, तक्कोलम का युद्ध। इस युद्ध के बारे में जरा देखिए मेरे साथियों। ये जो युद्ध है ना, ये दो राजाओं के बीच में हुआ था। दो राजा कौन कौन से हैं? कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय व परांतक प्रथम के बीच में ये युद्ध हुआ था, राइट। परांतक प्रथम के बीच में ये जो युद्ध हुआ था, ठीक है। आपको समझ में आ गया? तो इसमें जो कृष्ण तृतीय है मेरे साथियों, ये राष्ट्रकूट राजा हैं और परांतक प्रथम जो है वो ये चोल राजा हैं, ठीक है। क्लियर? तो इसमें चोल राजा जो है वो हार जाएंगे और कौन? कृष्ण तृतीय जो है वो जीत जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट आगे की हम बात करें तो हम राजराज प्रथम की बात कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे राजा हैं ये। इनका नाम जो है वो आपको इससे पहले हम जब शैव धर्म पढ़ रहे थे वहाँ पर भी आपको इनका नाम जो है वो हम बता चुके हैं। कौन से हैं ये राजा? राजराज प्रथम। इनके बारे में हम जो है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। इनकी जिक्र हम पहले कब कर चुके हैं? बताया था आपको, शैव धर्म जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे इनका जिक्र आया था। क्यों आया था? क्योंकि इन्होंने जो है साथियों बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण इन्होंने जो है वो करवाया था, जिस कारण हम इनका जिक्र जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इस बृहदेश्वर के मंदिर को मेरे साथियों राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस मंदिर को? राज राजेश्वर मंदिर भी इसको जो है वो बोला जाता है, राइट। क्लियर मेरे साथियों? इतना आपको समझ में आ गया। और इसके अलावा ये जो है वो प्रतापी राजा रहेंगे चोलों के, ठीक है। प्रतापी राजा। क्लियर? 2 पॉइंट्स आप याद रख पाएंगे, ठीक है।
इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो ये नोट आप याद रखेंगे। नोट क्या रखेंगे, ये जो चोल हैं वो स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। राइट, क्या है, स्थानीय स्वशासन के जनक। राइट। सो ये प्रश्न आप डबल स्टार लगा कर लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, स्पेशली जब मैनेजमेंट आता है तो इस क्वेश्चन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। पटवारी के अंदर मैनेजमेंट आना है तो यहाँ पर जो है वो स्थानीय स्वशासन की जो इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रश्न आता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो फिर आपका आंसर हो जाता है चोल। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट अगर बात करें मेरे साथियों, तो अब हम राजेंद्र प्रथम के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, राजेंद्र प्रथम के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। राइट, देखिए इनके बारे में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। राइट, तो ये इनके बारे में फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए जरा, सेकेंड पॉइंट लिखिए, उपाधि इनकी, इनकी इनकी जो उपाधि रहेगी, इन्होंने जो वो गंगई कोंड नामक जो उपाधि धारण करी थी। गंगई कोंड, ये जो है गंगई कोंड जैसी उपाधियों को धारण करते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है वो एक शहर भी बसाया हुआ था, उस शहर का नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। राइट, चोलपुरम, इन्होंने ये जो है वो ये शहर भी बसाया हुआ था। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी चोलों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती। तो आपको सीधा इनको लिखना है और लिखने के बाद इनको याद कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी चीज़ें इसमें से चीज़ें आपको ऐड भी नहीं करना है, ना इनको ना ही इनमें से कोई चीज़ किसी चीज़ को छोड़ना है। ठीक है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रकूट वंश। राइट, कौन सा रहेगा हमारा, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, चलिए तो इसको हम जो अब डिस्कस कर लेते हैं मेरे साथियों। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनके प्रमुख राजा के बारे में बात करें, या हम थोड़ा सा परिचय इसके बारे में जान लेते हैं। तो परिचय में हम सबसे पहले इनके संस्थापक की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन है। तो राष्ट्रकूटों के जो संस्थापक हैं उनका नाम दंती दुर्ग है। क्या नाम है उनका, उनका नाम है दंती दुर्ग। राइट, और इनकी अगर हम राजधानी की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें हम, इनकी राजधानी की, तो इनकी राजधानी अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, तो राजधानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजधानी थी इनकी मान्यखेत। राइट, क्या राजधानी थी इनकी राजधानी जो है वो मान्यखेत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने एलोरा में, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। राइट, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें मेरे साथियों, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले राजा की बात करें हम, अगर त्रिपक्षीय संघर्ष की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है मेरे साथियों, ये तीन शक्तियों के बीच में हुआ था। तीन शक्तियां कौन कौन सी थी, एक शक्ति यहाँ पर राष्ट्रकूट थी, राष्ट्रकूट थी, और दूसरी यहाँ पर जो शक्ति थी वो प्रतिहार थी। ठीक है, और तीसरी जो शक्ति थी मेरे साथियों वो पाल थी। ठीक है, ये तीन राजवंशों ने जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, जिसमें से हम अगर राष्ट्रकूटों की तरफ से बात करें तो राष्ट्रकूटों की तरफ से जो है वो ध्रुव ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था, ध्रुव ने भाग लिया था। राइट, सो राष्ट्रकूट राजा ध्रुव जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं, और ध्रुव को मेरे साथियों धारावर्ष भी कहा जाता है। राइट, इनको ध्रुव को जो है वो क्या बोला जाता है, ध्रुव को जो है वो साथियों धारावर्ष भी बोला जाता है। तो ये जो पॉइंट है वो आप याद रख सकते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन क्या है कि प्रतिहार और पालों की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था, ये आप ढूंढ के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्लियर है साथियों। चलिए आगे की और आगे हम बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें मेरे साथियों, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, लिखिए जरा, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, जो कि एक राष्ट्रकूट राजा रहेंगे। अमोघ वर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने, ये जो है वो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं। कौन होते हैं, जैन धर्म के
अनुयायी, राइट। कौन है ये? जैन धर्म के अनुयायी हैं। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें इनके बारे में, तो ये कवि भी थे, कवि थे, ठीक है। और इनकी अगर हम रचना की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें, रचना की बात करें, तो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कविराज मार्ग, राइट। क्या नाम है उसका? कविराज मार्ग उस बुक का नाम है, जो कि अमोघ वर्षन है जो है वो लिखी हुई है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो राष्ट्रकूटों ने जो है वो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण करवाया था, या गुफाओं के अंदर जो है वो मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं एलोरा व एलिफेंटा, एलोरा व एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण, गुफा मंदिरों का निर्माण जो है मेरे साथियों किसने करवाया था? ये जो है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम बात करें एलोरा में, ठीक है, किस में बात करें हम? एलोरा की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो एलोरा के अंदर टोटल जो गुफाएं हैं, ठीक है, टोटल जो गुफाएं हैं मेरे साथियों, क्या हैं? गुफाएं हैं। उनकी अगर संख्या की बात करें तो टोटल 34 है। इन 34 में अगर हम डिवाइडेशन देखें तो इसमें 1 से लेकर 12 तक जो गुफाएं हैं वो बौद्धों की हैं। किसकी हैं? बौद्धों की हैं, ठीक है। फिर अगर जो हम 13 से 29 तक अगर हम जाते हैं, 13 से 29 तक, तो ये जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म को समर्पित हैं। किसको समर्पित हैं? हिंदू धर्म को समर्पित हैं। इसके अलावा 30 से लेकर 34 तक की जो गुफाएं हैं मेरे साथियों वो जैन धर्म को समर्पित हैं, ठीक है। किसको समर्पित है? जैन धर्म को समर्पित है, राइट। इसके अलावा अगर हम बौद्धों की प्रसिद्ध गुफा की बात करें कि 1 से 12 तक, इसमें सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? तो प्रसिद्ध गुफा जो है वो 10 नंबर की गुफा है। कितने नंबर की गुफा है? 10 नंबर की गुफा है। इस 10 नंबर की गुफा को मेरे साथियों बोला जाता है विश्वकर्मा गुफा, राइट। क्या बोला जाता है? विश्वकर्मा गुफा जो है वो बोला जाता है, राइट। क्लियर है? ठीक है। अब हम अगर हिंदुओं की बात करें मेरे साथियों, तो हिंदुओं में गुफा नंबर 15 जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गुफा नंबर 15 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसके अंदर गुफा नंबर 15 के अंदर साथियों यहाँ पर नरसिंह अवतार को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? नरसिंह अवतार को दिखाया गया है, जो कि भगवान विष्णु का एक अवतार जो है वो माना जाता है, राइट। क्लियर? तो ये जो है मेरे साथियों एलोरा की गुफाएं हो गई हैं, ठीक है। क्लियर है साथियों? आगे आपको समझ में? ठीक है। सो हम नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए ज़रा। इंद्र तृतीय के शासनकाल में, इंद्र तृतीय के शासनकाल में, शासन काल में अरब यात्री, अरब यात्री अल मसूदी भारत आया, अल मसूदी भारत आया, राइट। सो ये आपको पॉइंट याद रखना था। ये इस प्रकार से हमारी लगभग राष्ट्रकूट और जो है वो चोल वंश जो है वो खत्म हो जाते हैं। उम्मीद है ये सारी की सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है, आपका अच्छे से नोट्स बन के तैयार हो रहा है, तो सपोर्ट करिए हमें। सपोर्ट करेंगे और भी बेहतर चीज़ें आपको मिलेंगी। हम कुछ टाइम में यूपीएससी को भी, यूपीएससी प्री को भी टारगेट करके बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर? तो मिल बने रहिए हमारे साथ, और जो है वो आप हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।